आपको जैसे कि मैप में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये आपका संसार का नक्शा है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश और पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश, ये अपनी विशिष्ट जलवायु और विशिष्ट विशेषता के कारण दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें देखो बच्चों, पहले हम लोग मानसूनी प्रदेश के विषय में पढ़ने वाले हैं। और ये सारे जितने भी प्राकृतिक प्रदेश हैं बच्चों, इनकी अपनी जलवायु की अलग ही विविधता होती है। और यहाँ पर जो है इन प्रदेशों में स्थानीय परिस्थितियों के कारण भी अलग थलग से ये दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पे जो हवाएं होती है उनके प्रभाव के कारण जो है इनकी जलवायु में क्या फ़र्क पड़ता है या ये अन्य प्रदेशों से कैसे अलग हो जाते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों। मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके, जैसे आपने बाकी सारे प्रदेश पढ़े वो प्रदेश अब हम देखेंगे इसमें। देखो, मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश और पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले थोड़ा सा आप ये पिक्चर देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा मानसूनी प्रदेश कहाँ कहाँ पर हैं। फिर देखो, भूमध्य सागरीय प्रदेश, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश, ठीक है। अब देखो, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ की जलवायु स्थिति विस्तार के बारे में। ये देखो बच्चों, मानसूनी प्रदेश जो होते हैं वो विषुवत रेखा जो होती है उसके उत्तर और दक्षिण की ओर 10 अंश से लेके 30 अंश अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। और ये देखो, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश हैं, ये 45 अंश से 65 अंश उत्तर दक्षिण अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। तो वहीं भूमध्य सागरीय प्रदेश 30 से 40 अंश अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों के महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, देखो आपको मैप में दिखाई पड़ रहा होगा, नक्शे में, ये देखो। अब देखो, इसके बारे में देखेंगे थोड़ी सी जलवायु के विषय में। पहले हम देखते हैं मानसूनी प्रदेश के बारे में बच्चों। तो मानसूनी हवाओं द्वारा जहाँ जहाँ बारिश होती है उसे मानसूनी प्रदेश कहते हैं। ये चीज़ क्लियर अपने दिमाग में याद रखो कि मानसूनी हवाओं से जहाँ बारिश होती है जहाँ जहाँ, उन सारे प्रदेशों को हम क्या कहते हैं, मानसूनी प्रदेश कहते हैं। ग्रीष्मकाल में यहाँ पे मानसूनी हवाएं, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं, दक्षिणी पूर्वी मानसूनी हवाएं, ठीक है, यहाँ देखो ये चलती हैं। आपने पहले हवाओं वाले लेसन में मैंने आपको सिखाया था, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से हमारे भारत देश में भी बारिश होती है, आपने पढ़ा है ये देखो, ये सारा आपको दिखाई पड़ेंगी। हिमालय पर्वत पर अधिक दाब होता है, फिर यहाँ से विषुवत रेखा की तरफ किस प्रकार से बहना स्टार्ट होती है कम दाब की ओर, और वहाँ की जो है वो सारी नमी लेकर आती हैं। ये देखो, दक्षिणी पूर्वी हवाएं, फिर ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं किस प्रकार से ये बहती हैं। और ये विषुवत रेखा के आसपास का जो पिंक वाला एरिया है वो विषुवत रेखा के आसपास का एरिया है। यहाँ पे पतझड़ और सदारहित वन पाए जाते हैं। वर्षा के वितरण के आधार पर भी वनस्पतियों के यहाँ पे अलग अलग प्रकार होते हैं बच्चों, जैसे बरगद, पीपल, शाख, शीशम। तो हम भी मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं बच्चों। यहाँ पे शीशम, चंदर, खैर, सिकोना, बांस, बबूल, कटीली झाड़ियाँ आदि छोटे छोटे जो हैं वो पौधे, घास पास आदि पाए जाते हैं। और यहाँ पे देखोगे बच्चों तो प्राणी जीवन की विविधता मिलती है। बाघ, सिंह, तेंदुआ, हाथी, बनेल, सुअर, बंदर, भेड़िया, सांप, मोर, कोयल आदि वन्य प्राणी पक्षी पाए जाते हैं। गाय, भैंस, भेड़, घोड़े जैसे पालतू प्राणी भी पाए जाते हैं। और यहाँ का जो जलवायु है बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि तापमान जो है गर्मियों में 27 डिग्री। देखो यहाँ पे जलवायु थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ के प्रदेशों के नाम देखो। एशिया में भारत, पाकिस्तान, वियतनाम, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, चीन का दक्षिणी भाग इसके अंतर्गत आता है। और यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में वेनेजुला, कोलंबिया, उत्तरी तट का ब्राज़ील, दक्षिण पूर्वी तट, देखो एरो से मैं आपको दिखा रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का तटीय प्रदेश। अफ्रीका में पूर्वी अफ्रीका के मोजाम्बिक तटीय प्रदेश में जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो ये अलग अलग भागों में बच्चों ये इनकी स्थिति और विस्तार अलग अलग है। तो हमारा भारत भी मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये देखो, आपको भारत के पास में वो रेड डॉट दिखाई पड़ रहा है। फिर ये देखो उत्तर अमेरिका, यहाँ पे ये ग्रीनिश भाग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर फ्लोरिडा, मैक्सिको और मध्य अमेरिका का भाग। फिर यहाँ पे देखो दक्षिण अमेरिका में भी आपको जो ग्रीन कलर का भाग दिख रहा है वो मानसूनी प्रदेश का क्षेत्र है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में देखो, फिर यहाँ अफ्रीका में आपको दिखाई पड़ रहा है पूर्वी भाग की तरफ। ठीक है, अफ्रीका के पूर्वी भाग में जो मोजाम्बिक का तटीय प्रदेश है वहाँ पर भी यही जलवायु पाई जाती है बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ की जलवायु, ग्रीष्मकाल में तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री और शीतकाल में 15 से 24।
वर्षा 250 से 2500 मिलीमीटर तक होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से निश्चित मौसम में वर्षा होती है, जैसे अपने यहाँ जून जुलाई अगस्त सितंबर में होती है ना, तो वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से ही वर्षा होती है अपने यहाँ पे। वर्षा का वितरण असमान होता है, अनिश्चित होता है, कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे कम बारिश होती है। ठीक है, तो हमने ये अनुभव किया ही है कि जैसे आप देखो गांव में अपने ज़्यादा बारिश हो रही है या कभी मुंबई में ज़्यादा बारिश हो रही है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से ये बारिश होती है। और इसका जो स्वरूप है, वितरण जो है वो असमान और अनिश्चित होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके बाद में थोड़ा सा इसकी वनस्पतियाँ वगैरह देखेंगे हम लोग। यहाँ देखो इसकी प्राकृतिक वनस्पतियों में आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे साग, शीशम, चंदन, शिकोना, बांस, खैर आदि अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। सदारहित हरित वन पाए जाते हैं और यहाँ पे बरगद, पीपल, साग, शीशम ये सब पाई जाती है। आपने ये सब देखे हैं क्योंकि ये आपके यहाँ की जलवायु है ना, तो आपने ये सारे नाम भी सुने होंगे और ये सारे देखे भी होंगे। ठीक है, यहाँ का प्राणी जीवन दिखाती हूँ मैं आपको। तो प्राणियों में देखो ये पालतू प्राणी दिख रहे हैं आपको, ये देखो ये हिंसक प्राणी जीवन दिख रहा है आपको, हिंसक प्राणी है ये। बाघ, सिंह, तेंदुआ, हाथी, बनैल, सुअर, बंदर, भेड़िया, सांप ये पालतू प्राणी हैं। गाय, भैंस, भेड़ और घोड़े। ठीक है, तो ये अलग प्रकार के पालतू यानी भी प्राणी जीवन में भी बहुत सारी विविधता दिखती है। यहाँ का मानवीय जीवन देखो तो बहुत छोटे छोटे देहात जैसे अपने गांव में होते हैं। भोजन और वेशभूषा में बहुत विविधता होती है। जनसंख्या मुख्यतः प्राथमिक व्यवसाय करती है खेती। अब जानते हो अपने यहाँ पे ऐसे ही होता है ना, खेती करने वाले लोग ज़्यादा हैं और खेती यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। तो ये मानसूनी प्रदेश, हमने अपनी ही जलवायु अपने ही प्रदेश के बारे में बात की है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर रहेगा। ठीक है बच्चों अब मानसूनी प्रदेश के बाद अब हम देखेंगे भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो पहले हम देखते हैं इसकी स्थिति और विस्तार बच्चों। तो ये देखो जैसे कि आपको ये पिंक पिंक भाग दिख रहा है, ये सारे क्या हैं, मानसूनी भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं। तो बच्चों 30 अंश से लेकर 40 अंश अक्षांशों के बीच में दोनों गोलार्धों के महाद्वीपों में पश्चिम का भाग इसमें आता है। जैसे देखो आपको ये पिंकिश जो कलर दिख रहा है, पुर्तगाल, स्पेन, अल्जीरिया, टर्की, कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया आदि सारे क्षेत्र जो हैं वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और ये 30 अंश से 40 अंश अक्षांशों के बीच में दोनों गोलार्धों के महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ये आपको दिखाई पड़ेंगे। देखो यहाँ पे आपको मैं एरो से दिखाई पड़े, सारे पश्चिमी भाग में दिख रहे हैं आपको ये। ठीक है, और दोनों गोलार्धों में दिखाई पड़ेंगे, उत्तर में भी दिखेंगे, दक्षिण में भी दिखाई पड़ेंगे। तो ये मोस्ट ऑफ पश्चिमी भागों में दिखाई पड़ते हैं 30 से 40 अक्षांशों के बीच में। और ये सारे प्रदेश के नाम जो मैंने आपको पढ़े, पुर्तगाल, स्पेन, अल्जीरिया, टर्की, कैलिफोर्निया इसमें आते हैं। यहाँ की जलवायु देखो बच्चों, ग्रीष्मकाल में शुष्क जलवायु होती है, शीतकाल में यहाँ बारिश होती है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता भूमध्य सागरीय प्रदेश की क्या है बच्चों, यहाँ ठंडी में बारिश होती है और कहीं भी ठंडी में बारिश नहीं होती है। और यहाँ पे ग्रीष्मकाल का तापमान 21 से 27, शीतकाल में 10 डिग्री से 14 डिग्री, बारिश होती है 500 से लेके 1000 मिलीमीटर। ठीक है, और शीतकाल में वर्षा भूमध्य सागरीय प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसकी वजह से भूमध्य सागरीय प्रदेश पहचाने जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में ठंडी के समय में बारिश होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो अब हम देखेंगे इसके यहाँ का जो है वनस्पतियाँ, वृक्ष जीवन। तो यहाँ देखो यहाँ के जो वृक्ष होते हैं उसके पत्ते मोटे होते हैं, छोटे होते हैं, चिकने होते हैं। वृक्षों की छाल बहुत मोटी होती है, जैसे ऑलिव, ओक, चेस्टनट आदि। कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे घास होती है, और जो पर्वतीय भाग होते हैं वहाँ पे सूचीपर्ण वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। आपने पहले भी सूचीपर्ण वन टैगा टुंड्रा प्रदेश में देखा है, वो क्रिसमस ट्री। टुंड्रा तो नहीं बच्चों, टैगा प्रदेश में आपने देखा। टुंड्रा प्रदेश में तो एकदम ज़्यादा ठंडी है, तो वहाँ पे तो खाली शैवाल मिलती है। तो आपने टैगा प्रदेश में देखा कि सूचीपर्ण उल्टे वी आकार के पेड़ मिलते हैं। तो ऐसे ही भूमध्य सागरीय प्रदेश में भी आपको दिखाई पड़ेंगे कि यहाँ पे सूचीपर्ण वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो हम इनका पशुपालन देखेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से प्राणी जीवन पाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे पशुपालन में देखो यहाँ पे और भी वनस्पतियाँ दिखाई पड़ती हैं, आपको पिक्चर में दिख रहा है। ऑलिव है, देखो ये ऑलिव का पेड़ है, ये ओक है, और ये चेस्टनट है, इसे चेस्टनट कहते हैं। तो ये सारे इनके जो आप देखोगे तो बच्चों पत्ते मोटे मोटे होते हैं और चिकने होते हैं।
ठीक है। अभी प्राणी जीवन देखो, यहाँ के प्राणियों में भेड़, बकरियाँ, गाय, खच्चर, घोड़े आदि पालतू प्राणी यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। पालतू प्राणियों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा होती है। ये देखो जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे संस्कृतियाँ बच्चों। तो यहाँ पे ग्रीक और रोमन संस्कृति का विकास हुआ। ये देखो ग्रीक संस्कृति, रोमन संस्कृति। रोमन सबसे प्राचीन संस्कृति मानी जाती है। उसका विकास जो है भूमध्य सागरीय प्रदेश में ही इन संस्कृतियों का विकास हुआ था। यहाँ के मानवीय जीवन में अगर हम देखेंगे तो कृषि प्रमुख व्यवसाय है, खेती करते हैं ये लोग बच्चों। ये देखो बागानी कृषि की जाती है। ये देखो अलग अलग प्रकार के फल जो हैं वो उगाए जाते हैं बागानी खेती में। फलों की खेती होती है बच्चों। ये फूलों की भी खेती करते हैं यहाँ पर। यहाँ का मौसम जो है वो फूलों के लिए बहुत अच्छा है, तो फूलों की भी खेती होती है। मुख्य भोजन जो है वो गेहूँ से बने हुए पदार्थ होते हैं बच्चों यहाँ के। और ये देखो गेहूँ से बने हुए पदार्थ, और बहुत ही सुंदर भूमध्य सागरीय प्रदेश होता है, फलों फूलों से लदा हुआ एकदम सुंदर होता है। यहाँ पे बहुत सारे जो फ्रूट्स वगैरह आप देखते हो वो सारे भूमध्य सागरीय प्रदेशों से ही मंगवाए जाते हैं, एप्पल, अंगूर। तो बहुत सुंदर भूमध्य सागरीय प्रदेश है बच्चों, और इसीलिए ही शायद यही कारण है कि बहुत प्राचीन संस्कृतियों का विकास भी यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर रंग बिरंगे, जैसी धरती रंग बिरंगी है वैसे यहाँ के लोग भी जो हैं वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और रंग बिरंगा जीवन जीते हैं। ठीक है। पूरी धरती अगर आप देखोगे भूमध्य सागरीय प्रदेश की बच्चों तो एकदम ही सुंदर दिखाई पड़ती है, हरी हरी। अब हम देखेंगे बच्चों पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश। तो बच्चों महाद्वीप के पश्चिम भाग में, यानी देखो यहाँ पे आपको नक्शे में दिखाई पड़ रहा है, 45 अंश से 65 अंश उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच में पश्चिम यूरोपीय प्रदेश दिखाई पड़ते हैं। उत्तर दक्षिण अक्षांशों के बीच में ये दिख रहा है आपको रेड कलर का, नॉर्वे, डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन, कोलंबिया, दक्षिण चिली, न्यूजीलैंड आदि प्रदेश जो हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। ये देखो जो ये रेड वाला भाग दिख रहा है आपको, और सारे जो हैं उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच में 45 से 65 अंश, ध्यान देना है आपको, इनके बीच में ये सारे प्रदेश आते हैं। अब देखो बच्चों आपको दिखाती हूँ यहाँ का जलवायु। तो यहाँ ग्रीष्मकाल में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड, शीतकाल में तापमान जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा की मात्रा औसतन जो है वो 500 मिलीमीटर से लेके 2500 मिलीमीटर होती है। और यहाँ पर पश्चिमी हवाओं के चक्रवात से वर्षा होती है और पूरे साल भर वर्षा होती है। ठीक है। तो यहाँ की विशेषता क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको 3 महीने 4 महीने वर्षा नहीं दिखाई पड़ेगी बल्कि पूरे साल भर बारिश होती है। और जलवायु कैसी होती है यहाँ की, सौम्य जलवायु होती है। सौम्य मतलब बहुत गर्मियों में बहुत गर्म नहीं लगता है, ठंडियों में बहुत ठंडा नहीं लगता है, तो सौम्य जलवायु पाई जाती है। अब यहाँ की वनस्पतियाँ वगैरह हम देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर वर्ष पर हरी भरी घास पाई जाती है। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ की वनस्पतियाँ। ये देखो यहाँ की ये प्राकृतिक वनस्पति है बच्चों। तो यहाँ पे वर्ष पर हरी भरी घास मिलती है। वृक्षों की पत्तियाँ जो हैं वो गर्मियों में झड़ जाती हैं। सूचीपर्ण वृक्ष भी पाए जाते हैं यहाँ पे, और कम ऊंचाई की घास भी पाई जाती है। जैसे देखो ओक, ये ओक का पेड़ है। बीच, ये देखो पिंकिश कलर का दिखाई पड़ रहा है बीच। मैपल बहुत ही सुंदर होता है मैपल का वृक्ष, जैसे लगेगा आपको पूरी जो पत्तियाँ हैं वही एकदम फूलों जैसे दिखाई पड़ेंगी। एल्म, पाइन आदि वनस्पतियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। पाइन, स्प्रूस, पॉपुलर जैसे वृक्ष भी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। ये देखो मेपल का पेड़ कितना सुंदर आपको दिखाई पड़ रहा है। मैपल ट्री बहुत ही फेमस है, ये बहुत ही सुंदर होता है बच्चों। तो यहाँ पर अभी प्राणी जीवन, वनस्पति जीवन की विविधता आपको दिखाई पड़ेगी। फिर यहाँ देखो पशुपालन देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे पशुपालन में बच्चों यहाँ के जो प्राणी हैं देखो ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे पशुपालन के कारण प्रमुख रूप से पालतू प्राणी यहाँ ज़्यादा होते हैं। रीछ, भेड़िए, सियार आदि वन्य प्राणी जीव पाए जाते हैं। यहाँ का मानवीय जीवन देखते हैं हम लोग बच्चों। तो मानवीय जीवन में यहाँ के जो लोग होते हैं बहुत ही उत्साही होते हैं और उद्यमी होते हैं। नौकानयन करने वाले लोग होते हैं। ये लोग ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। कृषि के अलावा ये लोग द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में भी यहाँ पर वृद्धि हो रही। पहले लोग यहाँ पे केवल खेती किया करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जो द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय हैं, कंपनी कारखाने, उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो बच्चों हमने ये सारे जो है वो प्राकृतिक प्रदेश पढ़े।
तालिका में दिए गए कुल 9 प्रदेशों के अतिरिक्त भी कुछ और भी प्रदेश और उनके विशिष्ट महाद्वीपीय स्थान के कारण अलग दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जैसे चीनी प्रदेश, सेंट लॉरेंस के प्रदेश आदि। इन सभी प्रदेशों का विस्तार आकृति 6.1 में भी दिखाई पड़ता है। अगर आप अपनी बुक में देखोगे बच्चों तो आकृति 6.1 में आपको इसका विस्तार दिखाई पड़ेगा। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो सेंट लॉरेंस, जो मैंने अभी आपको नाम पढ़ के बताया, तो सेंट लॉरेंस तल्य प्रदेश, ये सारे प्रदेश भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। उनकी स्थिति विस्तार देखो। ये भी बच्चों कैसे होते हैं, ये चीनी प्रदेश, सेंट लॉरेंस के प्रदेश जो हैं ये भी अलग तरह के एकदम होते हैं। और यहाँ पे उत्तर दक्षिण गोलार्धों में 35 से लेके 50 अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। ये देखो चीनी तुल्य प्रदेश, इनका विस्तार एशिया में, ये देखो जो रेड कलर के हैं ना ये सारे हैं। और एशिया में चीन, दक्षिण कोरिया, जापान के क्यूशू, शिकोकी द्वीप, मध्य दक्षिण होशू में पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के पूर्वी किनारे पर, ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, बेसबन के दक्षिण ओर, न्यू साउथ वेल्स तक ये फैले हुए हैं। अब अपनी किताब अगर देखोगे तो पेज नंबर 35 पे आपको ये सारे जो हैं संसार के प्राकृतिक प्रदेश का पूरा एक नक्शा आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखो आपकी किताब में आपको इस तरह का नक्शा दिखाई पड़ेगा। और वहाँ पे देखो आपको प्रश्न दिए हुए हैं, आपको नक्शा देख के उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे देखो भारत में कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश हैं, तो आपको यहाँ पर देखना है, ढूंढना है भारत कहाँ पर है। और यहाँ पे देखो सूची दी हुई है। ग्रीन कलर जो है विषुववृत्तीय प्रदेश के लिए, लाइट ग्रीन कलर जो है उष्ण प्रदेशीय घास के प्रदेश, पिंक जो है पश्चिमी यूरोपीय जलवायु के प्रदेश। तो एक प्रश्न का उत्तर मैं देखती हूँ आपको, बाकी का उत्तर आप खुद ढूंढ के लिखेंगे। तो पहला देखो भारत में कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश हैं। भारत देखो आपको दिखाई पड़ रहा है, तो मोस्ट ऑफ आपको ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है, डार्क ग्रीन, यानी विषुववृत्तीय प्रदेश। तो यहाँ पे भारत किस में आता है, विषुववृत्तीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिर देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो उत्तरी हिमालय का भाग है वहाँ पे चॉकलेटी कलर दिख रहा है, यानी वो पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बाकी उत्तर भी देने हैं। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों का अधिक भूभाग किस महाद्वीप में आता है। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश के लिए कौन सा कलर दिया है बच्चों, देखो सूची में देखो, तो इसके लिए देखो ये कलर है, थोड़ा सा ग्रीनिश भी नहीं है, थोड़ा सा डार्क ग्रीन भी नहीं है। तो ये उष्ण जो है वो अधिकतर आपको अफ्रीका में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेंगे। प्राकृतिक प्रदेशों में सर्वाधिक विविधता किस महाद्वीप में है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक प्रदेश हैं, देखो जिसमें अलग अलग आपको कलर्स दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो आपको ढूंढना है ये मैप में और इनके उत्तर लिखने हैं। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में प्राकृतिक प्रदेश की कम मात्रा में क्यों है। अगर आप उत्तरी गोलार्ध देखोगे तो प्राकृतिक प्रदेश ज़्यादा है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में प्राकृतिक प्रदेश कम है। संसार की तुलना में किन प्राकृतिक प्रदेश का क्षेत्रफल अधिक है। अंटार्कटिका महाद्वीप जैसी परिस्थितियाँ और कहाँ दिखाई देती हैं। भूमध्य रेखा जिस भूभाग से गुजरती है उस भूभाग में कौन से प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे, सूची को ध्यान से देखोगे, तो बहुत ही आसानी से अब इन सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। अब देखो उसके अलावा आपके अगले पेज यानी पेज नंबर 36 पे भी कुछ प्रश्न हैं, और वो प्रश्न अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा है, ध्यान से लेक्चर सुना है, तो आप बहुत ही आसानी से उसके आंसर दे सकते हो बच्चों। जैसे देखो पहला प्रश्न है आपका कि किन प्रदेशों में वनस्पतियों का जीवन अल्पकालीन होता है। अभी आपने पढ़ा था टुंड्रा प्रदेश, एकदम सही, टुंड्रा प्रदेश में वनस्पतियों का जीवन अल्पकालीन होता है। क्रॉल का प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है, मतलब जहाँ पे क्रॉल पाए जाते हैं। देखो आपने पढ़ा था ना मिट्टी के घर होते से क्रॉल कहते हैं, इसमें खिड़कियाँ नहीं होती हैं। कौन सा प्रदेश था वो बताओ। हाँ यस, घास के प्रदेश यानी सूडान वाले प्रदेश। शीतकालीन वर्षा कौन से प्रदेश में होती है बच्चों, हमने पढ़ा था भूमध्य सागरीय प्रदेशों में शीतकालीन वर्षा होती है। गुरिल्ला चिंपैंजी कहाँ पाए जाते हैं। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप ध्यान से दे पाओगे अगर आपने ध्यान से ये वीडियो देखा है और प्रश्नों को ध्यान से सुना है आपने। ठीक है, फिर देखो
फलोत्पादन के लिए अनुकूल प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? कहाँ पर दुग्ध व्यवसाय के पूरक प्रदेश पाए जाते हैं? किस प्राकृतिक प्रदेश में वनों की भूमि से लगा हुआ भाग वनस्पति विहीन है? ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप दे लोगे अगर आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है। तो बच्चों, आपने देखा कि इन प्रश्नों के उत्तर के साथ में यहाँ देखो थोड़ा विचार करो। ये एक तालिका है। बाघ, सिंह जैसे प्राणी विषुववृत्तीय वनों के प्रदेशों में क्यों नहीं पाए जाते? आपको थोड़ा सा सोचना है इसके बारे में। फिर यहाँ देखो नीचे बच्चों, यहाँ देखो विषुवत रेखा से ध्रुवीय प्रदेश की जाते समय जैव विविधता में पाया जाने वाला परिवर्तन उत्तरोत्तर कम होता जाता है, जिससे संसाधनों की उपलब्धता सीमित होती है। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया आपको? जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं तो जो प्राणियों की अलग अलग विविधता है वो कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि वहाँ पे जलवायु विषम होती जाती है। विषुववृत्तीय प्रदेशों में वन उत्पाद पर आधारित व्यवसाय चलते हैं, जैसे लकड़ी काटना, गोंद, शहद, रबर, लाख इकट्ठा करना। टैगा प्रदेश के वनों में मुलायम लकड़ी मिलती है, अतः वहाँ मुख्य रूप से लकड़ी की कटाई का व्यवसाय चलता है। जबकि टुंड्रा प्रदेश में सिर्फ शिकार करते हैं और मछली पकड़ने जैसा व्यवसाय चलता है। तो वर्तमान समय में घास के प्रदेशों में विस्तृत कृषि की जाती थी। तो विविध प्राकृतिक प्रदेशों में पर्यावरण और उपलब्ध संसाधनों के बीच अत्यधिक अंतर होता है और संसाधनों का उपयोग संबंधित प्रदेश के विज्ञान और तकनीकी ज्ञान की प्रगति पर निर्भर करता है। उसी प्रकार उस प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रगति का भी जनजीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखो आपको एक दिखाई पड़ेगा, इसे सदैव ध्यान में रखो कि प्राकृतिक संसाधनों पर, यहाँ देखो मरुस्थलीय प्रदेश के लोगों का जीवन घुमंतु होता है, इसे याद रखना हमेशा आपको। और घास के प्रदेशों में मांसभक्षक प्राणी पाए जाते हैं। ये याद रखने जैसी चीज़ें हैं, थोड़ा विचार करो में। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में पशुपालन होता है और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांशतः महाद्वीप के पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। फिर देखो यहाँ पे सदैव ध्यान में रखना है, प्राकृतिक संसाधनों पर केवल मानव का ही जीवन अवलंबित नहीं होता, बल्कि पृथ्वी के सभी सजीव उस पर अवलंबित होते हैं, निर्भर होते हैं। इसलिए प्राकृतिक प्रदेश के संसाधनों का उपयोग करते समय हमें अपने साथ साथ अन्य सजीवों के बारे में भी सोचना है, तभी वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना साकार होगी। फिर तुम देखो, क्या तुम जानते हो में पृथ्वी पर कुल मरुस्थलीय प्रदेश में से 25% मरुस्थल बालुकामय होते हैं और शेष मरुस्थल उजड़े जैसे प्रदेशों, चट्टानों, छोटे छोटे पत्थरों और बिल्लोरों से व्याप्त होते हैं। कुछ मरुस्थलों में ऊंचे पर्वत अथवा विचित्र प्रकार के पत्थर के नुकीले शिखर होते हैं। हमारे देश में लद्दाख तथा अमेरिका में एरोजिना में इस प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। मरुस्थल के ऊपर से बहने वाली वेगवान हवाएं जैसे बालुका का वहन करके अनेक टीलों का निर्माण करती हैं, जिसे अंग्रेजी में ड्यून्स कहते हैं। ओके, कुछ ड्यून्स तो बच्चों लगभग 200 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ये टीले एक स्थान पर स्थायी न रहकर बहती हवा के साथ धीरे धीरे आगे सरकते जाते हैं। कभी कभी तो इन टीलों के नीचे पूरा पूरा गांव समा जाता है, इन ड्यून्स के नीचे। ठीक है, फिर यहाँ देखो बच्चों, आपका प्रश्न उत्तर आ गया। ठीक है, उपक्रम है, प्रश्न उत्तर है, ये सारा प्रश्न उत्तर हम करने वाले हैं। मैं आपको इसके सारे उत्तर जो है वो दूंगी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को पाठ अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। थैंक यू बच्चों।